हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे बाय डे क्लासेस। आज हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। साइज एंड लोकेशन के हिसाब से हम इंडिया की साइज और इंडिया वर्ल्ड मैप में कहाँ लोकेट हो करता है, हम उसके बारे में इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पैराग्राफ वाइज उसकी मीनिंग समझाऊंगी और जहां ऐसा कुछ लगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं अगली वीडियो में उसकी और अच्छे से डिटेलिंग कर सकूं। तो पहले तो इसमें बताया गया है कि इंडिया एशियंट सिविलाइजेशन में से एक है। एशियंट सिविलाइजेशन मतलब सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, सबसे पुराना शहरीकरण या फिर एक डेवलप्ड एरिया जहां पे प्रॉपर हाउस, प्रॉपर ड्रेनिंग सिस्टम, वाटर सप्लाई, ये सारी चीजें होती है, उसको हम सिविलाइजेशन मान के चलते हैं। तो इंडिया जो है इनमें से सबसे पुराने, वर्ल्ड के सबसे पुराने में से एक है। और इंडिया के बिना ना हम वर्ल्ड हिस्ट्री को नहीं जान सकते अच्छे से। अगर हम कहीं पे भी वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे तो हम इंडिया की बात जरूर करेंगे। और उसके बाद इसमें एक दिया हुआ है कि ओवर 5 डिकेड्स में, ओवरऑल 5 डिकेड्स अगर हम मान के चले, डिकेड्स मतलब होता है 10 ईयर्स, तो वो 5 डिकेड्स की बात कर रहे हैं, मतलब वो 50 ईयर्स की बात कर रहे हैं। 50 ईयर में इंडिया ने अपना एग्रीकल्चर में कैसे ग्रोथ किया, टेक्नोलॉजी में कितना ग्रोथ किया, इंडस्ट्रीज कितनी लगाई, ये सारी चीजें हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड है। आगे हम धीरे धीरे इनके बारे में पढ़ते जाएंगे। और हम सबको पता है हमारे इंडिया ने इन सब चीजों में काफी ग्रोथ किया है, काफी ह्यूज अचीवमेंट्स पाई है हमने। तो ये भी मतलब पढ़ने की चीज है, याद रखने की चीजें हैं, हमने किया है, जिससे वर्ल्ड जो है काफी इम्प्रेस्ड है कि हाँ, एक कंट्री जिसने इतने स्ट्रगल करके अपनी आजादी पाई, उसके बाद इतने कम टाइम पे इतने ज्यादा डेवलपमेंट कर रही है, आगे बढ़ने की चाह रखती है, तो लोग उसको अक्सर प्रोत्साहित करते हैं। और आगे हम उसके बारे में और भी देखेंगे। ज्योग्राफी है तो एग्रीकल्चर होगा ही, इंडस्ट्रीज के बारे में होगा ही, तो हम धीरे धीरे इन सब चीजों के लिए आगे पढ़ते रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है लोकेशन की बात। तो लोकेशन पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स पहले क्लियर कर देना चाहूंगी। ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स आपको दिख रही होंगी। ये पॉइंट, ये वर्ल्ड को ऐसे करके, अगर मैं इसे और ऊपर करती हूँ और ऊपर करके अच्छे से आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ये दो लाइनें हैं। इन 2 लाइनों ने वर्ल्ड को 4 हिस्सों में बांट दिया है। तो पहले अगर मैं इस मिडिल वाली लाइन की बात करती हूँ जो हॉरिजॉन्टली जा रही है, ये लाइन वर्ल्ड को दो इक्वल हिस्सों में बांट रही है, एक तो नॉर्थ और एक साउथ। और इस लाइन के हिसाब से और इस जो ये नंबर्स है इनके हिसाब से हम इसका लैटिट्यूड पढ़ेंगे। और दूसरी लाइन जो है यहाँ पे जो आ रही है, ये इसको ईस्ट और वेस्ट के हिसाब से बांटती है। इस लाइन ने इसे नॉर्थ और साउथ में बांटा और ये लाइन इसे ईस्ट और वेस्ट में बांटेगी। तो लैटिट्यूड जो हम पढ़ेंगे वो हम नॉर्थ और साउथ का पढ़ेंगे। तो हमारा इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो उसकी जितनी लैटिट्यूड्स होंगी वो सारा नॉर्थ का ही होगा, उसमें हमेशा एन लिखा होगा। लैटिट्यूड बोले तो ये वाला हिस्सा, इंडिया कितना लंबा चौड़ा है, लंबा है, लंबा हम लैटिट्यूड से पढ़ेंगे और कितना चौड़ा है ये हम लॉन्गिट्यूड से पढ़ेंगे। तो अब हम इसके नंबर्स पे आ जाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बता दिया कि इंडिया टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। उसके बाद जो इंडिया की जो लैटिट्यूड है वो बिटवीन है 8 डिग्री 4N से लेके 37 डिग्री 6N तक। मतलब यहां से जो ये स्टार्ट हो रहा है, यहां से मैं इसे देखूं तो अगर मैं इसे यहां तक ऐसे करके ले जाऊं तो ये कुछ यहां पे आएगा, तो इसे मैं 8 डिग्री 4N मान के चलूंगी। 8 डिग्री 4N, यहाँ आपको 15 डिग्री N दिख रहा होगा। तो ये तो हो गया इसका लैटिट्यूड, स्टार्टिंग हो रही है। और दूसरी इसकी लैटिट्यूड यहाँ एंड हो रहा है इंडिया हमारा, सॉरी, यहां से इसको जब हम ले जाएंगे तो ये 30 से ऊपर आ रहा है और 45 से थोड़ा नीचे है, तो ये है 37 डिग्री 6N। तो इससे आपको इसका लैटिट्यूड समझ में आ गया होगा। लैटिट्यूड मतलब हमारा इंडिया कितना लंबा है, हम इसके बारे में इसमें देख रहे थे। तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूड। इसके बाद अब हम इस इंडिया का लॉन्गिट्यूड के बारे में कुछ देखते हैं। तो जो हमारा लॉन्गिट्यूड है इंडिया का,
वो यहां से शुरू हो रहा है गुजरात से, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश के पास खत्म होता है, नॉर्थ ईस्ट में हमारा खत्म होता है। तो ये यहाँ जहां शुरू हुआ है ये है 68°7। इसको थोड़ा मैं बड़ा लिख देती हूँ, 68°7E। मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो वो नॉर्थ से ईस्ट तक जा रहा है, और हमारा इंडिया पूरे के पूरे वर्ल्ड के ईस्टर्न साइड में आता है, इसलिए हम उसके जो लॉन्गिट्यूड है उसको ई में पढ़ेंगे। तो हमारा इंडिया का लॉन्गिट्यूड स्टार्ट होता है 68°7E से, और ये फिनिश होता है 97°25E पे। ये हमारा लॉन्गिट्यूड हो गया, मतलब यहां से यहां तक का जो हमारा इंडिया कवर कर रहा है उस एरिया का ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है। अब जो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, इसको याद करने का या इसको पढ़ने का मीनिंग क्या है, इसको पढ़ के हमें मिलने वाला क्या है? तो इसे पढ़ के अगर हम ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक वर्ल्ड मैप में डालें तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी इंडिया की। हम जो मैप देखते हैं उसमें बाउंड्रीज डिवाइडेड होती है, बट अगर हम कोई ऐसा मैप देखें जिसमें बाउंड्री डिवाइड नहीं है, कैसे पता करेंगे? वर्ल्ड पे से देखेंगे तो हम कैसे, सैटेलाइट से देखेंगे तो हम कैसे पता करेंगे? तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालने से हमें इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन वर्ल्ड में मिल जाएगी। इसके बाद हमारे इंडिया के मिड से, इसके लिए आपको एक मैप देखना पड़ेगा जो कि इसके काफी पीछे वाले चैप्टर यहां दिया हुआ है। इस मैप को देखिए, इस मैप में यहां से आपको एक लाइन गुजरते हुए दिख रही है, ये वाली लाइन जो यूं करके जा रही है इसे कहते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को इक्वली दो हिस्सों में बांट देती है, और इसी मैप के थ्रू आपको इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी शो हो रहा होगा। देखिए यहां से इसका लैटिट्यूड चालू होता है जो कि मैंने अभी आपको बताया था। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, अब ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि 37°6 नॉर्थ पे से स्टार्ट है, और 8 डिग्री पे आके ये 8°4 पे एन पे आके हमारा लैटिट्यूड, ये लंबी सी लाइन जो वर्टिकली हमारे इंडिया को डिवाइड करती है या हमारे इंडिया की पूरी लंबाई बता रही हो। एक तरह से हम बोल दें कि हमारे इंडिया की लंबाई बता रही है, हमारा इंडिया लंबा कितना है। उसके बाद जो लॉन्गिट्यूड होती है वो हमारे इंडिया की चौड़ाई बताती है, जो कि गुजरात के इस पॉइंट से शुरू होके अरुणाचल की इस पॉइंट तक खत्म होती है। अब एक चीज हम नोटिस करेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये दोनों लाइन में से कोई लाइन सीधी नहीं है या एकदम मिड इंडिया में से इसे डिवाइड नहीं करती। ये इसके जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां तक ये खिंच सकता है, वहां तक से लेके दूसरी साइड जहां तक ये एंड हुआ होगा वहां पे। अब मैं इस पॉइंट को यहां नहीं रख सकती थी, अगर मैं इस पॉइंट को यहां रखती तो मेरा इतना एरिया कहीं और चला जाता, इसलिए हमने इस पॉइंट को, लाइन को टेढ़ा करके इस एरिया को कवर किया है। सेम लैटिट्यूड में भी है और लॉन्गिट्यूड में भी है। तो ये तो हुई लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात। उसके बाद यहाँ पे दूसरी चीज आपको दिख रही है, यहाँ बीच से एक लाइन जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को बराबर दो हिस्सों में बांटता है। ये वाला हिस्सा हो जाता है नॉर्थ, ये वाला हिस्सा हो जाता है हमारा साउथ। तो अब यहाँ नॉर्थ और साउथ में सिर्फ ये वाला, साउथ वाले हिस्से में सिर्फ ये हिस्सा नहीं आता, इंडिया का मेन लैंड नहीं आता। आपको पता होगा हमारे इंडिया में दो आइलैंड्स भी हैं, 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इंडिया का ही है ये भी, तो हमारे सदर्न पार्ट में हम इसे भी इंक्लूड करेंगे। और दूसरा है लक्षद्वीप, इसे भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड हमारा बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, और लक्षद्वीप आइलैंड हमारा अरेबियन सी में पड़ता है। तो ये भी हमारा इंडिया का है। जब हम इंडिया के मेन लैंड की बात कर रहे होंगे तो हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, लेकिन जब हम ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे तो हम उसमें अपने आइलैंड्स को भी इंक्लूड करेंगे। तो हम वापस अपने उसी पेज पे आते हैं जो पेज हम कर रहे थे। यहाँ पे मैंने आपको आइलैंड्स के बारे में बता ही दिया। अब हम इंडिया की साइज पे आते हैं। द लैंड मास ऑफ इंडिया,
द एरिया इज एन एरिया ऑफ 33.28 मिलियन स्क्वायर। तो जो इंडिया का लैंड मास अगर मैं ले लूं तो उसका जो एरिया है, मतलब जो लैंड का एरिया, मतलब जो ये मेरे इंडिया का पूरा एरिया दिख रहा है, ये टोटल है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि जब भी हमने मैथ में पढ़ा होगा हम एरियाज को हमेशा स्क्वायर में ही लिखते हैं, और ये तो किलोमीटर्स में है, मीटर की सबसे बड़ी यूनिट है किलोमीटर। तो ये 3.28 मिलियन किलोमीटर में हमारे पूरे इंडिया का एरिया को मेजर किया गया है। और ये इतना बड़ा है कि इन सारे वर्ल्ड पे, पूरे वर्ल्ड का 2.4% ये ज्योग्राफिकल एरिया को अकेला इंडिया ही कवर कर लेता है। कितना एरिया वो कवर कर लेता है? 2.4% ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफिकल, टोटल ज्योग्राफिकल ऑफ वर्ल्ड को ये अकेले कवर अप कर रहा है। और इसी के साथ साथ इंडिया जो है हमारा 7th लार्जेस्ट कंट्री बन जाता है वर्ल्ड का, ठीक है। और इसकी जो लैंड बाउंड्री है, मतलब जो सिर्फ जमीन वाली बाउंड्री अगर हम ले, जो जमीन से, जो समुंदर से नहीं मैच कर रही, समुंदर के साथ नहीं मिल रही है, वो लैंड बाउंड्री हमारी है 15,200 किलोमीटर की। और अगर हम टोटल लेंथ ले ले कोस्टल एरिया की, जो टोटल लेंथ है कोस्टल एरिया की, जिसमें अंडोमान और निकोबार दोनों मिला हुआ है, ये जो लैंड एरिया लिया है मैंने, ये सिर्फ लैंड वाले का, इससे समुद्र मैच नहीं हो रहा, मतलब हम इसको नॉर्दर्न एरिया का बाउंड्रीज ले सकते हैं। और जो मेन कोस्टल एरिया की जो लाइन है अंडोमान निकोबार को मिला के, वो है 7,516.6 किलोमीटर। मतलब इन दोनों को अगर मैं मिलाऊंगी तो मेरा टोटल इंडिया की जो बाउंड्री है पूरे इंडिया की, चाहे वो कोस्टल हो या लैंड हो, वो मुझे पता चल जाएगा। और अगर सिर्फ मुझे मेन लैंड का एरिया पूछ रहा है, मेन लैंड की लेंथ पूछ रहा है बाउंड्री की, तो वो होगी 15,200 किलोमीटर। और अगर सेपरेटली मुझे पूछे कि कोस्टल एरिया की बाउंड्री कितनी है, लेकिन हमेशा याद रखना कोस्टल एरिया में अंडोमान और निकोबार आइलैंड्स इंक्लूडेड रहेंगे। तो इन दोनों को इंक्लूड करके जो हमारी बाउंड्री बनती है वो बनती है 7,516.6 किलोमीटर की। ये तो हो गई हमारी बाउंड्री की बातें। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं कि हमारी बाउंड्री में और क्या क्या है। ये तो हमने अपनी बाउंड्री को मेजर कर लिया। अब आप सबको पता होगा जो हमारा इंडिया है, साउथ में इसमें समुद्र है, 3 साइड से वाटर एरिया है, और हमारे नॉर्थ में एक माउंटेन है जिसका नाम है हिमालयाज, द ग्रेट हिमालय। अब आप सबको पता होगा जिन्होंने पहले पढ़ा होगा 6th-7th में कि हिमालय को न्यू फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। तो एक वो यंगर माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाएगा। यंग फोल्ड माउंटेन या न्यू फोल्ड माउंटेन, जो भी हम उसको बोलते हैं, वो यंगर माउंटेन है, जो कि हमारी इंडिया की बाउंड्री को नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में हमारे इंडिया की बाउंड्री में है। दूसरा, हमारे सदर्न पार्ट में अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ में लैटिट्यूड में टैपर एंड एक्सटेंड टूवर्ड्स एन इंडियन ओशन। और वो जो है हमारे सदर्न पार्ट में जब हम आ जाएंगे तो हमारे पास मिल जाता है हमें इंडियन ओशियन। हमारे सदर्न में इंडियन ओशियन, नॉर्थ में ग्रेट हिमालयाज, और उसके बाद अगर मैं उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं अपने सदर्न पार्ट को, ईस्ट और वेस्ट में, तो वहां मुझे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल मिल जाते हैं। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में अरेबियन सी। तो ये तो हमारे चारों तरफ से हमारे इंडिया की बाउंड्री हो गई जो अलग अलग चीजों से घिरी हुई है। नॉर्थ में ग्रेट हिमालय, साउथ में इंडियन ओशियन, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में अरेबियन सी। इसके बाद इन्होंने मैप दिखाना है, जो मैप हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अब फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैप ऑफ 2 आवर्स। अब हमारा इंडिया इतना बड़ा है, इतना लॉन्गिट्यूड है उसका, तो उसमें टाइम लैप तो चेंज होना ही था। तो जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं और जो गुजरात के लोग हैं, इन दोनों के बीच में टाइम लैप होता है 2 आवर्स का। मतलब अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूं तो अरुणाचल प्रदेश वालों की सुबह गुजरात की सुबह से 2 घंटे पहले हो जाती है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूरज निकल जाता है गुजरात के हिसाब से, गुजरात की कंपैरिजन वहां पे 2 घंटे पहले सूरज निकल रहा है, 2 घंटे पहले सूरज डूब भी रहा है।
तो इसलिए हमारे अरुणाचल प्रदेश को हमारा एरिया ऐसा हिस्सा माना जाता है जहां सब इंडिया का सबसे पहले सूरज निकलता है। तो अब क्या हम एक ही कंट्री में रह के दो दो घड़ियां चलाएंगे, एक अरुणाचल प्रदेश के हिसाब से, एक गुजरात के हिसाब से? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए हमने एक स्टैंडर्ड मीडियन ऑफ टाइम लिया था, स्टैंडर्ड मीडियन ऑफ इंडिया, जो कि मिर्जापुर सीरीज पे नहीं जाना, मिर्जापुर जो कि उत्तर प्रदेश में, वहां से एक लैटिट्यूड गुजरती है जिसका नाम है 82 डिग्री 30 ईस्ट से। यहाँ पे से हमने उसका जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से मेजर करके हमने इंडिया का उसे मिडिल पॉइंट मान लिया कि यहाँ के टाइम को ही हम इंडिया के पूरे जगह का टाइम लेंगे, चाहे वहां सूरज पहले निकले या बाद में निकले, हम उससे कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, यही टाइम हम पूरे इंडिया में चलाएंगे। क्योंकि एक ही इंडिया में 2 या 3 अलग अलग टाइम हम नहीं चला सकते थे। तो इसलिए हमने मिर्जापुर को इंडिया का स्टैंडर्ड मीडियन ऑफ इंडियन टाइम के हिसाब से उसे रख लिया, उस जगह को रख लिया, और पूरी कंट्री फिर उसी को मानने लग गई। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगर आप साउथ से नॉर्थ में जा रहे हो तो इसमें पहले तो हमारा जो ईस्ट से वेस्ट में जाने पे हमारे टाइम पे असर पड़ रहा था। अब नॉर्थ से जब हम साउथ पे जाएंगे तो हमारे डे और नाइट पे फर्क पड़ने लग जाएगा। इतनी बड़ी कंट्री है, इतने फर्क पड़ने तो नॉर्मल बात है, ठीक है। यहाँ के बाद अब हम यहाँ पे आते हैं, ये हो गया हमारा जो भी हमारा टाइम और उसको लेके चलना था। तो ये मिर्जापुर को आपको जरूर याद रखना है, मिर्जापुर सीरीज से याद रहेगा कि मिर्जापुर के टाइम को ही हमने इंडिया के पूरे जगह का टाइम ले रखा, उसे एक स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का मान के चल लिया है। अब अगला टॉपिक आता है हमारा इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब इंडिया में और वर्ल्ड में इन दोनों को हम कंपेयर करने वाले हैं। इसमें द इंडियन लैंड मास हैज सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। जो इंडिया का लैंड मास है वो ईस्ट और वेस्ट एशिया के सेंटर में पड़ता है, और इंडिया इज द साउथ वार्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। और ये तो पता ही सबको कि हम एशियन कॉन्टिनेंट के साउथ हिस्से में आते हैं। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट कंट्री ऑफ यूरोप एंड द वेस्ट कंट्री ऑफ ईस्ट एशिया। यहाँ पे जो दिया हुआ है कि हमारे पास इंडियन ओशियन है साउथ में, और इंडियन ओशियन काफी यूरोपियन कंट्रीज को जो वेस्ट में है और जो कंट्रीज ईस्ट एशिया में है, इनको एक लाइन प्रोवाइड करता है जाने के लिए। मतलब सुविधा चीज है कि यहाँ से यहाँ आप ट्रेवलिंग करते हो। मतलब लोग जो ईस्ट एशिया से जो लोग होंगे जो यूरोप जाते होंगे वो इंडियन ओशियन को ट्रेवल करके ही जाते होंगे। तो अगर वो इंडियन ओशियन को ट्रेवल कर रहे हैं तो बीच में हमारा इंडिया तो पड़ना ही पड़ना है। नोट दैट डेक्कन पेनिनसुला protrudes into Indian Ocean, thus help India to establish close contact with ईस्ट एशिया। अब जो हमारा डेक्कन जो पेनिनसुला है, मतलब जो हमारा बीच का जो डेक्कन प्लेट्यू है, ये इंडियन ओशियन से काफी जुड़ा हुआ है। और जब ये लोग व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो इस वजह से इंडिया को ये वेस्ट एशिया से काफी अच्छे से जोड़ता है, चाहे वो वेस्ट एशिया हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो। तो इन सबको जो हमारा वेस्टर्न कोट है, सदर्न ईस्ट है, और ये सब हमारे ईस्ट एशिया को अच्छे से कनेक्ट कर देते हैं, अच्छे से जोड़ते हैं। मतलब एक तरह से हम मान के चल लो कि ये हमें इन सब से व्यापार करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे इंडिया में जो ऐसा बना हुआ है, जो साउथ जो हिस्सा है हमारे साउथ का, वो हमें इन सारी कंट्रीज से, चाहे वो यूरोप हो, अफ्रीका हो, ईस्ट एशिया की कंट्रीज हो, इन सब से व्यापार करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे देती है, एक अच्छी कोस्टल लाइन दे देती है जहां से हम इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पुराना जो ट्रेवलिंग का जो मेथड यूज किया गया था लैंड के बाद, वो सी का ही था, और वो काफी कंफर्टेबल था। वहां से हम काफी आसानी से और अच्छी तरीके से कम टाइम पे आ जा भी सकते थे लैंड के हिसाब से। तो यहाँ पे ये हो गया, नो अदर कंट्री हैज लॉन्ग कोस्टल लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया है। और किसी और कंट्री के पास इतना बड़ा कोस्टल लाइन इंडियन ओशियन में तो नहीं है।
इंडियन ओशियन में सबसे बड़ा कोस्टल लाइन जो है वो हमारे पास है, और शायद इसी वजह से उस ओशियन का नाम भी इंडियन ओशियन ही पड़ा है, क्योंकि आप सबको पता होगा इंडिया एक लौती कंट्री है जिसके नाम पे किसी ओशियन का नाम है। तो अगली बार अगर आपसे कोई पूछे कि इंडियन ओशियन का नाम इंडियन ओशियन क्यों है, तो उसका रीजन क्या है कि इंडियन ओशियन में कोई कंट्री नहीं है जिसके पास इंडिया जितनी बड़ी कोस्टल लाइन हो, कोस्टल एरिया हो, इसलिए उसका नाम इंडिया के नाम पे रखा गया है। अब यहाँ पे डू यू नो का एक और फैक्ट आ जाता है। सिंस द ओपनिंग ऑफ सुइज कैनाल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप रिड्यूस बाय 7000 किलोमीटर। जैसे ही सुइज कैनाल की जो ओपनिंग हुई थी 1869 में, यूरोप और इंडिया की जो ट्रेवलिंग की जो डिस्टेंस थी वो 7000 किलोमीटर कम हो गई थी सुइज कैनाल की वजह से। यहाँ पे ये एक ग्राफ दिया हुआ है, यूनाइटेड नेशन डेमोग्राफ ईयर बुक 2015, 7 लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड।